तो आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, 12th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके, इसमें पोस्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे पानी की समस्या है, बाढ़ ग्रस्त एरिया है पूरा। यहाँ पीने का पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पर बाढ़ आई हुई है। यहाँ पे बिल्डिंग्स का बुरा हाल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को शो किया जा रहा है। यहाँ पर जो ज़्यादातर अफ्रीका के अंदर हमें बहुत सारी महामारियाँ देखने को मिलती है, पेंडेमिक्स देखने को मिलते हैं। इबोला, स्वाइन फ्लू, कोविड बोल सकते हैं, मंकी पॉक्स अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। तो ये सब है। कहीं पे ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेड है, नक्सलाइट्स का है जैसे इंडिया के अंदर, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड जो क्राइम हो रहे हैं उनको लेके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, वो ह्यूमन राइट वायलेशन देखने को मिल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रखी है। तो ये पोस्टर एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी के कंसर्न को। ठीक है, एंड सिंपल टर्म्स में अगर बात की जाए कि सिक्योरिटी है क्या, तो सिक्योरिटी है फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, एक ये बायोग्राफी भी है, फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी है आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, या हम बात करें लैक ऑफ थ्रेट्स हो, ठीक है, एब्सेंस ऑफ थ्रेट्स हो सिक्योरिटी के अंदर, उसका अभाव हो कहने का मतलब। ठीक है, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम की फियर की बात करें हम, तब वहाँ पे हम इसको नॉर्मली सिक्योर, एक सिक्योर बोल सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, सुरक्षा बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो ये है पोस्टर द कंसर्न अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी वाज रिफ्लेक्टेड इन द 1994 यूएनडीपी, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें यहाँ पर ये मल्टीपल द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी हैज़ फॉर अ टू लॉन्ग बीन इंटरप्रेटेड नैरोली। ठीक है, पहले ज़्यादातर सिक्योरिटी को आप ओवरव्यू समझिए थोड़ा सा, जो ये यहाँ पे पोस्टर दिखाना चाह रहा है। पहले सिक्योरिटी का मतलब होता था सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट, कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे अटैक कर दे, या वॉर की बात करें हम, या मिलिट्री थ्रेट की बात करें, वो वहाँ पर रहता था। बट आज की डेट में, मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी वास्ट है। ठीक है, उसमें इंटरनल प्रॉब्लम्स भी है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के साथ साथ, एंड मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही है हमें। हेल्थ क्राइसिस देखने को मिल रहा है, पेंडेमिक्स आ रहे हैं बार बार। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वहाँ पर, ड्रॉट की प्रॉब्लम है, फ्लड की प्रॉब्लम है, ये सारा है। पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड हो रही है सिटीज़ हमारी, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है वहाँ पर। एंड कहीं पर क्या है कि कुछ शॉक देखने को मिल रहा है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ रीजनल इश्यूज़ की वजह से आर्म कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट वहाँ पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो अभी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है व्हाट इज सिक्योरिटी। एट इट्स मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। ठीक है, मैं बात कर चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ। सिंपल टर्म्स में बात करें कि फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स या फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये यहाँ पर सिक्योरिटी है इन जनरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ह्यूमन लाइफ को मतलब उसको कोई खतरा ना हो, आपके पास पीसफुली आप रहें, वो सारी चीज़ें हैं, आपके पास ज़रूरत की सारी चीज़ें हों, ये सब भी सिक्योरिटी के अंदर आता है। अगर वो सब आपके पास है, देन आप वहाँ पर अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील कर सकते हैं। वो बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसके बारे में अभी थोड़ा डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे एक कार्टून आपको देखने को मिल रहा है, टाइटल है टेमिंग पीस। हैव यू हर्ड ऑफ पीस कीपिंग फोर्स। ये खुद में ही कितना मजाकिया है, ये पैराडॉक्सिकल टर्म यहाँ पे खुद इन्होंने बोला है। डू यू थिंक दिस इज पैराडॉक्सिकल टर्म, यानी वो विवादास्पद टर्म। ठीक है, कि मतलब आयरनी वाली बात है, पैराडॉक्सिकल है, उसमें खुद में ही मतभेद है उस टर्म के साथ। अरे फोर्स यहाँ पे यूज हो रहा है, फोर्स जो वर्ड है वो नेगेटिव मैनर में इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। ठीक है, जहाँ हम पावर की बात करते हैं, मिलिट्री पावर की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, तो किस लिए ज़रूरत होती है इसके। ठीक है, वहाँ पे अगर महात्मा गांधी ने कोट करा है, महात्मा गांधी बोलते हैं कि अगर आप वहाँ पर अगर आर्मी की बात कर रहे हो, लड़ाई की बात कर रहे हो, जो वो पीस वहाँ पे स्टैब्लिश करेगी आर्मी, या जो वॉर्स के बाद जो पीस स्टैब्लिश होगा वो टेम्पररी होगा, बट जो उससे प्रॉब्लम्स आएंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। ये महात्मा गांधी ने यहाँ पर बोला था वॉर के बारे में। एंड यहाँ पर ये यूएन की पीस कीपिंग फोर्स को रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, ब्लू हेलमेट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। जो कन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया जाता है पीस मेंटेन करने के लिए। बड़े आप देख सकते हैं कि पैराडॉक्सिकल टर्म है। अब एक बात है कि हम वहाँ पे एक तरीके की आर्मी डिप्लॉय कर रहे हैं, बट आप ये कह सकते हैं वहाँ पे कि चलो ये आर्मी वहाँ पे डिफेंस के लिए जा रही है, सिक्योरिटी के लिए जा रही है, पीस मेंटेन करने के लिए जा रही है, बट फिर डर ही दिखाया जा रहा है ना एक तरीके का वेपन्स का वहाँ पर। वो बात है। तो कुछ बातें हैं इनके बारे में बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, कि 1980s में यूएसए, एक यूएसए का मैं आपको बता दूँ, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। अफगानिस्तान के अंदर जैसा हमें पता है तालिबान का भी रूल है।
इन तालिबान को खड़ा करने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करा है वो यूएसए ने करा है। 1979 के अंदर जो यूएसएसआर है वो कैप्चर कर लेता है 80s के अंदर अफगानिस्तान को, एक तरीके से इन्वेड करता है। एंड वहाँ पर जो यूएसए है, क्योंकि हमें पता है कोल्ड वॉर का टाइम था, हम बात कर चुके हैं कोल्ड वॉर के बारे में, लड़ाई चल रही थी इन दोनों के बीच में, पावर ब्लॉक्स, इन दोनों पावर ब्लॉक्स के अंदर, वेस्ट एंड ईस्ट के अंदर, एक तरफ कैपिटलिज्म था, एक तरफ कम्युनिज्म था। तो वहाँ पर यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए यूएसए वहाँ पर सपोर्ट करता है तालिबान को, उनको वेपन वगैरह प्रोवाइड करके, यानी ये सारी चीज़ें। देन वहाँ पर वो यूएसएसआर के साथ फाइट करते हैं एंड एट द एंड यूएसएसआर तक चला जाता है। तो वो लोग वहाँ पे हाईजैक कर लेते हैं सत्ता को, एक तरीके से गवर्नमेंट को हाईजैक कर लेते हैं, अपना शासन चलाते हैं। फिर उनके अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर के नाम पर अफगानिस्तान पे काफ़ी लंबे टाइम तक एयर स्ट्राइक करता है, अफगानिस्तान में अपनी आर्मी डिप्लॉय करता है यूएसए एट द एंड बाद में खुद उस तालिबान के साथ लड़ता है। एंड फिलहाल में जो डोनाल्ड ट्रंप का रेन था वहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं वो अफगानिस्तान से। एंड अभी जो बाइडेन का रेन चल रहा है एंड अभी तालिबान की सरकार बनी हुई है अफगानिस्तान के अंदर। फिर से वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है यूएसए के रोल को। थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का आपको चैप्टर के अंदर जिक्र देखने को मिलेगा। ओके, तो उसका दिखेंगे ये इकोनॉमी ऑफ वॉर। अब ये आप एक देखिए बैटलशिप है, एक जेट आपको जा रहा है, फाइटर जेट जा रहा है, कार्टून भी देख लेते थोड़ा, पैसा ही पैसा है इस पर, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, इकोनॉमी ऑफ वॉर की बात हो रही है यहाँ पर, कि लड़ाई सिर्फ आपका ये मिलिट्री अलाइंसेज यानी मिलिट्री इक्विपमेंट्स या वैसा जो अपना एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल वॉरफेयर होता है, एक क्लासिक वॉरफेयर है जिसमें दो आर्मी आपस में लड़ रही है, दो अलाइंसेज आपस में लड़ रही है, वो सब है। अभी आज के टाइम वो नहीं रहा है, अभी एक इकोनॉमी वॉरफेयर देखने को मिल रहा है हमें, जो इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, किसकी जीडीपी कितनी पावरफुल है, वो कितना मैनिपुलेट कर सकता है या कितना बार्गेन कर सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेके, अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके, वो सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये उसको सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। एंड आप इससे भी ये भी यहाँ पे एक सिंबल ये भी दे सकते हो कि वॉर के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। बट इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, वहाँ पर भी आप अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर पाओगे अपनी आर्मी के ऊपर, उसको स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर हैं। अभी मैं बात कर रहा थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। इनके अंदर आपको मैं थ्रेट बता दूँ, उस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था, एक तो दोनों पावर ब्लॉक से अपने आप को अलग रखना चाह रहे थे। इनके सामने सबसे बड़ा थ्रेट ये था कि इन दोनों कॉलोनिज्म से ही निकले थे, इंपीरियलिज्म कॉलोनिज्म हमने पढ़ा है, जाना है उसके बारे में, कि बहुत सारी कॉलोनीज़ हुआ करती थी। इंडिया खुद एक ब्रिटिश कॉलोनी था, काफ़ी सारे देश कॉलोनी बना के एक्सप्लॉइट करते थे उन कंट्रीज़ को। तो यहाँ पर इनके सामने, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के सामने, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के सामने ये था कि दोबारा एक तरीके के नियो कॉलोनिज्म, जो ये पावर ब्लॉक्स में शामिल होना एक तरीके का कॉलोनिज्म ही तो था, कि उनकी सारी पॉलिसी वगैरह ये दो जो लीडिंग नेशन है या दो ग्रुप के हेड हैं, एक तरफ यूएसए है दूसरा यूएसएसआर है, वो डिक्टेट करेंगे वहाँ पर। तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता, तो उसे बचना था वहाँ पर। एंड साथ ही अपना डेवलपमेंट वहाँ पे मेक श्योर करना था कि हम डेवलप करें। एंड साथ में सबसे बड़ा यहाँ पे खतरा देखने को मिल रहा था सेपरेटिज्म का, अलगाववाद का। वो भी एक इंटरनल थ्रेट है। जैसे इंडिया के अंदर पंजाब के अंदर खालिस्तान की मांग होती है, वो भी एक थ्रेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम थोड़ा और डीप में इस चैप्टर के अंदर देखते हैं कुछ चीज़ों को। तो ट्रेडिशनल नोशंस की यहाँ पे बात हो रही है सिक्योरिटी के। जो ट्रेडिशनल है, एक तो एक्सटर्नल, जिसकी सबसे ज़्यादा हम बात कर चुके हैं, ठीक है। एक्सटर्नल थ्रेट कि किसी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री से खतरा है मिलिट्री को लेके वहाँ पर, ठीक है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर होती है, इंडिया चाइना के बीच है। एंड ज़्यादातर ये थ्रेट है ना, ये बॉर्डर डिस्प्यूट, अपने एक नेशन के अपने पर्सनल इंटरेस्ट उनको लेके वहाँ पर देखने को मिलता है, उसकी पॉलिसीज़ में देखने को मिलता है। जैसे चाइना है, वो अपने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी रखता है अपने पड़ोसियों के, बोल सकते हैं उनके प्रति, अपने पड़ोसियों के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव अपनी फॉरेन पॉलिसी को रखता है, और वहाँ पे एग्रेशन दिखाता है वो बॉर्डर के ऊपर। इंडिया के साथ भी दिखा रहा है, हमारा अक्साई चीन का एरिया कैप्चर कर चुका है वो, हमारे अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोल के उस पर क्लेम करता है, उसके अंदर एंटर कर चुका है। वो सारी चीज़ें, डोकलाम का इशू है, ये सारा इशू है वहाँ पर चाइना के साथ। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, ये दोनों अलाय बने हुए हैं। पाकिस्तान JNK के अंदर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से मिलिटेंसी को सपोर्ट करता है, इंसर्जेंसी को बढ़ावा देता है। सेम वो पंजाब के साथ करता है, ठीक है। जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट करता है। तो ये सब इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं हमें। तो ये एक्सटर्नल थ्रेट में ये आता है कि किसी दूसरे देश से, बाहरी देश से खतरा है अपने देश को, वो यहाँ पे चीज़ आ रही है।
यहाँ एक कार्टून देखने को मिल रहा है आपको, ये न्यूक्लियर पावर क्लब है, ये चाइना के हु है, ठीक है, ये यूके के हैं, ये फ्रांस के हैं शायद, वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, ये यूएस के प्रेसिडेंट है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के जो है किम जोंग उन, वो ये ईरान के जो मतलब रूलर बोल सकते हैं आप इन्हें, ठीक है, मेनी अताउल्ला खुमैनी शायद, उनको यहाँ पे पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो ये न्यूक्लियर वेपन अपना बनाना चाह रहे हैं, उसमें एंट्री करना चाह रहे हैं, देन ये अपने आप को इलाइट बोल रहे हैं कि हमारे पास है, ठीक है, ये बिग पावर्स, ये इनको अच्छा नहीं लगता कि कोई नई कंट्री एक अपने आप को न्यूक्लियर क्लेम करे कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। तो ये एक इलाइट ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, उसमें इनकी एंट्री को लेके ये किस तरीके से इनको देख रहे हैं, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ये कि कोई और भी ओन करे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर की बात वो हम करने वाले हैं चैप्टर के अंदर, तो उसमें न्यूक्लियर का बहुत बड़ा गेम है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये अभी ये दिख गया आपको, ये सोवियत यूनियन यहाँ पर 1980s, ये मैं जिक्र कर चुका हूँ, यूएस ने वहाँ पे इस्लामिक मिलिटेंट्स को सपोर्ट करा था, तालिबान को। फिर अलकायदा एक ग्रुप बन के खड़ा हो जाता है जिसका लीडर था उसामा बिन लादेन, वो लॉन्च करता है अमेरिका के ऊपर 9/11 का काफ़ी ज़्यादा फेमस टेररिस्ट अटैक, जिसके बाद यूएस से बिल्कुल बौखला जाता है जब उसके घर पर टेररिज्म आ जाता है। तो देन वो वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पर अटैक करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब ट्रेडिशनल नोशंस के अंदर इंटरनल थ्रेट की बात हो रही है, तो इंटरनल थ्रेट जैसे इंडिया के अंदर नक्सलाइट्स का थ्रेट है, ठीक है, आपका सेपरेटिज्म का थ्रेट है, बहुत सारी जैसे JNK के अंदर, ठीक है, JKLF एक पार्टी बनी हुई थी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ऐसा कुछ करके था, नक्सलाइट्स हैं हमारे यहाँ पर, तो एक खालिस्तान की डिमांड हो रही है। तो ये जो सब ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नागालैंड के अंदर, बोडोलैंड की डिमांड वहाँ से देखने को मिली हमें, इंसर्जेंसी थी वहाँ पर। तो ये इंटरनल थ्रेट्स हैं जो हमारे आप बोल सकते हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, ये चाहते हैं कि जो इंडिया है वो अनस्टेबल रहे, इंडिया को मतलब एक अब ट्रैक से हटाना चाहते हैं। देन ये लोग वहाँ पर क्या है, सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं इन सारे ऐसे एंटी नेशनल बोल सकते हैं आप, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, कि एक इंसर्जेंसी बना के रखें, एक डिस्टर्बेंस उस रीजन में बना के रखें, क्योंकि पीस नेसेसिटी है डेवलपमेंट की, वो हो ही नहीं पाएगा, हम इसमें फंसे रहेंगे, हमारे इंटरनल इश्यूज़ को इतना बढ़ा दे। तो वो सब यहाँ पे इसका मेंशन है ट्रेडिशनल नोशन के अंदर। आप बेटर ये होगा कि NCERT खुद से रीड करें, देन इन वीडियोस को देखें, आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ का जिक्र है, जैसे वी हैव ओनली टू रिमेंबर द फ्रेंच फाइटिंग इन वियतनाम इन 1950s और द ब्रिटिश फाइटिंग इन कीनिया इन 1950s एंड द अर्ली 1960s। ये कॉलोनीज को लेके फाइट थी यूरोपियन पावर्स के बीच में, एक तरीके की ये अफ्रीका की बंदरबाट कर रहे थे, आपस में वहाँ पे लड़ रहे थे अफ्रीका के रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए, एशिया के अंदर लड़ रहे थे। एशिया एंड अफ्रीका आप बोल सकते हैं कॉलोनीज रहे हैं इन यूरोपियन पावर्स की, ये आपस में यहाँ पे लड़ते रहे काफ़ी लंबे टाइम तक, एंड कॉलोनीज बनाने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए रिसोर्सेज, इन कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करके अपना डेवलपमेंट इन्होंने वहाँ पे करा है। एंड वो आज भी इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ रहे हैं ये सारे रीजन। हम देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया फिर भी बेटर परफॉर्म कर रहा है अफ्रीका के, अफ्रीकन कंट्रीज़ की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। एंड आज भी वहाँ पर एक तरीके से हम देख सकते हैं कि इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है, सूडान के अंदर जैसे हो रहा है हाल फिलहाल में, सूडान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, अब वो चेकआउट करना, ठीक है। यहाँ पर एक ये बुलेट है, ठीक है, क्या दिखाया गया है, ये कार्टून है, थर्ड वर्ल्ड आर्म्स, ओके। ये यहाँ पे कार्टून क्या शो कर रहा है कि जो ऑलरेडी गरीब कंट्रीज़ हैं वो नहीं झेल सकती इन वॉर वगैरह की प्रॉब्लम्स को, जिसकी वजह से ये बिल्कुल इनकी हालत ख़राब हो गई है, वो बाद में इनके ऊपर वॉर थोपी जा रही है। जो कॉलोनियल रूलर्स थे यूरोप वगैरह के, इन्होंने कुछ नहीं करा है वहाँ पर, पूरे रीजन को वहाँ से एक्सप्लॉइट करा, डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, एंड फिर बाद में वहाँ पर क्या बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही है नेबर्स के बीच में, टेंशन क्रिएट करके चले गए हैं वहाँ पर। तो ये सब इन कॉलोनीज़ के एग्जिट के बाद यहाँ पे इन कंट्रीज़ को प्रॉब्लम देखने को मिली है। एंड ये डस्टबिन है एक, मतलब क्या है, वॉर का डस्टबिन एक तरीके से, इसमें ये अपने लिए कुछ ढूंढ रहा है। देख रहे हैं बुलेट है, यानी ये बुलेट का ऊपर का जो टिप होती है वो गिरी हुई है डस्टबिन की शेप में, यानी इसके अंदर कुछ ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है वहाँ पे क्या मिल रहा है इन्हें। आप इसे इससे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि इन कंट्रीज़ को अपने ब्लॉक्स में इन्होंने शामिल करा बाद में, दो पावर ब्लॉक्स ने, तो अपना एक तरीके से डंप यार्ड बना दिया इन्होंने अपना पुराने टेक्नोलॉजी के वेपन्स वगैरह को इन कंट्रीज़ को बेचने के लिए। तो वहाँ पर क्या इनसे मॉनेटरी गेंस भी लिए, एंड इनको अपना पुराना जो आउटडेटेड है इक्विपमेंट्स वो भी वहाँ पे इनको सप्लाई करे हैं, यानी उस कबाड़ में अपने लिए कुछ ढूंढ रहे हैं।
ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट कार्टून्स है या जितने भी कार्टून एनसीईआरटी में हैं उन सबको अच्छे से पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ लिख के, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ तक अभी हो गया हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब इसको पढ़ेंगे, वही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह वो मैं देख लेता हूँ एक बार। इंटर वॉर्स नाउ मेक अप मोर देन 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स फॉट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। Between 1946 and 1991, there was a 12-fold rise in the number of civil wars, the greatest jump in 200 years। वही वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं इन कॉलोनियल पावर्स के जाने के बाद एशिया अफ्रीका के अंदर आपस में लड़ाइयाँ देखने को मिली है, वो सारी चीज़ें। एंड इसमें ये दोनों कंट्रीज अपना फ़ायदा देख रही हैं, इनको अपने पुराने इक्विपमेंट्स आर्म सप्लाई करके बेच कर, ठीक है। अब ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन, इसकी बात यहाँ पे करते हैं हम, ओके। ये टेरर मीटर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक। अदर एक्सेस वेदर एलिवेटेड और अंडर अटैक, द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी टेरर मीटर टेक्स द अनसर्टेनिटी आउट ऑफ staying informed of the level of terror in our nation, moves the terror indicator to the current threat level, which correspondent how terrified the Americans people are of threat to terror attacks. Terror is all around us and can strike at any time. Thanks to the terror meter, you will never have to wonder how terrified you should be. Proceed with question, ठीक है। तो ये टेरर मीटर वगैरह बनाया गया है, ठीक है, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का, यूएसए का। तो इसको लेके यहाँ पे जिक्र किया गया है। ये इतना ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। यहाँ पे BWC, ये जो कुछ कन्वेंशंस वगैरह हुए ये ज़्यादा ज़रूरी है, इन पे ध्यान देना है हमें, ठीक है। BWC बनाई गई बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, इसमें 155 कंट्रीज पार्ट लिया इन्होंने। 1972 में ये हुई है। 1992 के अंदर CWC हमें देखने को मिलती है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। इसमें 181 कंट्रीज थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो BW एंड CW जो बायोलॉजिकल वेपन है और जो हमारे केमिकल वेपन्स हैं, इन दोनों कन्वेंशन में ये आया कि इनको बनाना और अपने पास रखना, ठीक है, पोजेशन एंड प्रोडक्शन दोनों ही बैन है। सॉरी, यहाँ पे मोर देन 155 कंट्रीज़ का जिक्र आ रहा है BWC में एंड CWC में 193 स्टेट्स जिन्होंने यहाँ पे उसको पार्टिसिपेट करा, जिसमें उन्होंने माना उसकी शर्तों को, ठीक है। जैसे सुपर पावर्स है US एंड सोवियत यूनियन, ये इन्होंने क्या है कि अपने जो वेपन्स वगैरह है इनको यहाँ पर इन्होंने जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, नेमली न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, इनको यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल वगैरह नहीं करने, मतलब मना कर दिया एक तरीके से। इस पर इन्होंने गिव अप नहीं किया। एंड एक आर्म रेस देखने को मिलती है कोल्ड वॉर के टाइम पे हमें। एंड सारी वर्ल्ड के अंदर पूरी कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रियाँ जो कंट्रीज थी, देश थे, वो चाहते थे कि वो अपने वहाँ पे एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लें, जिससे क्या है बैलेंस ऑफ पावर का गेम शुरू हो जाए कि आपके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मेरे पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो हम दोनों फुल स्केल वॉर पे जाने से बचेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास उतनी पावर है कि मैं आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, आपके पास इतनी पावर है कि आप मुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे बैलेंस आता है। यहाँ पर ये ABM का जिक्र देखने को मिल रहा है, द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रीटी 1972 में ये होती है, ठीक है। ये होती है यहाँ पे कि स्टॉप करने की कोशिश की जाती है USA एंड USSR को कि ये बैलिस्टिक्स मिसाइल ना बनाए, ठीक है। ये डिफेंसिव शील्ड बना रहे थे एक दूसरे के, मतलब न्यूक्लियर अटैक के सिनेरियो के अंदर, वहाँ पे उसको इंटरसेप्ट करके ख़त्म करने के लिए, जो काफ़ी बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो जाता है पूरा, ठीक है। तो वहाँ पे इन्हें रोकने की कोशिश की गई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाकर। फिर वहाँ पे क्या करा जाता है, एक दोनों कंट्रियाँ अपने यहाँ पर क्या करना शुरू कर देती है कि एक जैसे USSR का काफ़ी फेमस है एक डेड हैंड सिस्टम है, शायद इस चैप्टर में इसका जिक्र नहीं है बट मैं आप लोगों को बता दूँ। रशिया ने, जो 8% अभी रशिया है, USSR का लीगल हायर आप बोल सकते हैं उसे, तो USSR ने डेवलप करा था डेड हैंड। उसका काम क्या है कि अगर US से एक वॉर होती है दोनों सुपर पावर्स के बीच में, एंड वहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है USA USSR को, हरा देता है मतलब, एंड सारे उसके जितने भी मिलिट्री के हम बोल सकते हैं एरिया हैं, उसके सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उसके न्यूक्लियर साइट्स हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी लीडरशिप नहीं बची है जो कोई डिसीजन ले पाए। तब एक डेड हैंड नाम का सिस्टम वहाँ पे बनाया उन्होंने, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा एक रेडिएशन के लेवल को, ठीक है, एटॉमिक रेडिएशन के लेवल को क्या कहते हैं, डिटेक्ट करेगा एंड देन ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देगा न्यूक्लियर वेपन्स को अमेरिका की तरफ।
ये डेड हैंड सिस्टम है जो बनाया था यूएसएसआर ने, ठीक है, एक डिफेंसिव सिस्टम। तो यहाँ पर इनको रोकने की शुरुआत हुई कि भाई इन चीज़ों से रुको यार तुम दोनों, क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक है वो चीज़, ठीक है। एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था, तो उसका रोल भी कहीं ना कहीं पे कंट्रोवर्शियल रहा कि ये सब चलता रहा, उसके बनने के बाद भी वो कोई बड़ा वहाँ पे सिग्निफिकेंस वहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाया, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है कि कुछ ट्रिटीज़ होती है, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रिटी होती है, जिन्हें सॉल्ट के नाम से जाना था, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2, ठीक है। ये यहाँ पर की जाती है कि यहाँ पर कि दोनों कंट्रीज़ हैं ये अपने अपने वहाँ पे जो आर्म प्रोडक्शन है, हथियारों की जो दौड़ चल रही है उसको लिमिट करें, उसको रोकें कहीं ना कहीं पे। स्टार्ट का यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट, ठीक है। इसमें भी स्ट्रेटेजिकली तरीके से कि अपने यहाँ पे हथियार बनाने को कम किया जाए एंड हम वहाँ पर आर्म रेस को थोड़ा कम कर सकें, जिससे क्या है वर्ल्ड एक पीसफुल जगह बने रहने के लिए, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट तो यही है ना कि हमें पता है एटॉमिक बॉम्ब के सिनेरियो में क्या होगा, रेडिएशन होगी, काफ़ी लंबे टाइम तक उसके इम्पैक्ट होंगे। हिरोशिमा नागासाकी पे जब एटम बम गिरा तो उसके कई साल, कई हम बोलते हैं डिकेड्स तक उसके असर वहाँ पे लोगों को देखने को मिले। जो वहाँ पे बच्चे पैदा हुए उनमें कुछ बर्थ के टाइम पे कुछ उनमें प्रॉब्लम्स थी, वो कहीं ना कहीं पे उस रेडिएशन का असर था। तो ये सब है, तो काफ़ी क्योटिक हो जाएगा सिनेरियो, वो आपको यहाँ पे समझना होगा। एनपीटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, द न्यूक्लियर नॉन यहाँ पर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि 1968 को ये आती है, जिसमें बोला गया कि 1967 से पहले जिस भी देश ने अपने यहाँ पर एक तरीके से न्यूक्लियर पावर बन गया है, तो वो जो देश है उनको छोड़ के बाकी और भी कोई कंट्री अपने वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को नहीं बनाएगी, ना रखेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पार्शियलिटी वाली चीज़ लगी। अब एक स्पेशल ग्रुप बन गया। तो ऊपर जो कार्टून था ना, उस कार्टून से आप यहाँ पे समझ पाओगे कि ये स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, इन लोगों के पास पहले से न्यूक्लियर पावर ये बने हुए हैं। अब कोई भी नया आ रहा है तो इनको उससे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बट थ्रेट तो है ना। अब एक बात बताओ, इन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन है तो हम बचेंगे ना इनसे लड़ने के लिए, यार प्रॉब्लम हो जाएगी इनसे लड़ेंगे ये तो हमें ख़त्म कर देंगे, तो बैलेंस ऑफ पावर कहाँ से बचेगा। तो वो थोड़ा सा इंडिया ने इस पर कभी साइन नहीं किए, ठीक है। तो यही बात आ गया, बिफोर 1967 जिसके पास है तो वो रख सकता है, वो अलाउड है उसके पास, बट वो और नहीं बनाएगा, और बाकी कोई और कंट्री वहाँ पे ना बनाएगी, ना उसे एक्वायर करने की कोशिश करेगी, ना उनकी कोई हेल्प करेगा। तो ये है यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था, तो इसको हमने मना कर दिया एक तरीके से, नहीं यार ये तो गलत चीज़ है, इंडिया ने इस पर साइन नहीं की है। तो अभी और जिक्र यहाँ पे देखने को मिला था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का, मैं बता चुका हूँ। यूएसएसआर को बैलिस्टिक मिसाइल ये रक्षा जो अपने यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे थे उसको रोकने के लिए यहाँ पे 1972 में किया गया। स्टार्ट का जिक्र देखने को मिला हमें, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, नाम से क्लियर है कि स्ट्रेटेजिकली आर्म्स को रिड्यूस करने की बात हो रही है। एनपीटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप एनपीटी के बारे में हमेशा पूछा जाता है, आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं सिक्योरिटी का, जब भी क्वेश्चन आए आप एनपीटी को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनपीटी 1968 में हुई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, ओके। एंड यहाँ पर ह्यूमन सिक्योरिटी का जिक्र यहाँ पे आया देखने को मिला। ह्यूमन सिक्योरिटी ये टर्म है, ये 90s में, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बूम आया है इसका, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा इस टर्म को, इस वर्ड को, ठीक है। एंड ये जो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस है उसके अंदर आता है ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मानव रक्षा का, जहाँ पे हम ह्यूमन राइट्स की भी बात करेंगे, वो सब भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि नॉट जस्ट द स्टेट बट ऑल्सो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज और इंडीड ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटीज हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटीज। ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल है, ठीक है। देश के अलावा एक इंडिविजुअल, एक कम्युनिटी, इनफैक्ट पूरी जो मानवता है वो सब, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना, वो सब ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज ग्लोबल सिक्योरिटी, देन वो क्वेश्चन वही है कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, वो रेफरेंस वही है। तो दोनों टर्म्स को आप माइंड में रखेंगे, ओके। तो ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स। ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, लोगों के हितों की ज़्यादा रक्षा करना रादर देन प्रोटेक्टिंग अ स्टेट। स्टेट पॉलिटिकल साइंस की टर्म में एक कंट्री, एक सिस्टम के बारे में वहाँ पे बात की जाती है जब हम स्टेट को रेफर करते हैं, ठीक है। एक पोस्टर देखने को मिल रहा है, कार्टून देखने को मिल रहा है, द कार्टून कमेंट्स ऑन दी मैसिव एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड लैक ऑफ मनी।
फॉर पीस रिलेटेड इनिशिएटिव्स इन द यूएस। इट में इज एनी डिफरेंट इन आवर कंट्री? तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपनी आर्मी के ऊपर, ठीक है, और इंडिया के अंदर भी हम अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा चंक अपनी आर्मी के ऊपर स्पेंड करते हैं। एंड हमारी नीड भी है भाई, जब हमारा पड़ोसी चाइना हो, पाकिस्तान हो, तो ज़रूरत बन जाता है, एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़, ठीक है। बट उसकी वजह से क्या है कि वो हम जो पैसा, हमें अंदर भी तो ज़रूरत है ना, हमारे यहाँ पे हमें एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो कहीं ना कहीं हम वो पैसा वहाँ पे आर्मी के ऊपर स्पेंड करते हैं हमारी, वो भी ज़रूरी है। तो वो चीज़, ये कमेंट वहाँ पे उस चीज़ पे कर रहा है। क्लियर है? आप समझ पाए होंगे इसको, आई होप। एंड कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह है देन आप मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं, एंड यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर मैं क्लास में नहीं हूँ तो, ठीक है। यहाँ पे रवांडा एक कंट्री है वहाँ पर आपका अफ्रीका के अंदर, ठीक है, उसका जिक्र देखने को मिलता है। यहाँ पे और बहुत सारी कंट्रीज़ का जिक्र देखने को मिलता है, रवांडा का जिक्र अभी देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर है इसके अंदर, आई थिंक होना तो चाहिए था। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, एंड बाकी ये सब भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सिनेरियो था रवांडा का। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, रवांडा के अंदर हुआ क्या था कि 1994 के अंदर वहाँ पे क्या था कि जो मेनली हुतू एंड तुत्सी ये ट्राइब्स थी, इनके आपस में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। जो तुत्सी थे उनको अटैक किया जाता है, टारगेट किया जाता है हुतूस के द्वारा, ठीक है। एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसेकर देखने को मिलता है। 7 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई 1994 तक ये मैसेकर देखने को मिलता है, जिसे रवांडा मैसेकर के नाम से जाना था। बहुत सारे लोग उसे मारे गए, ठीक है। सिविल वॉर के अंदर टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी यहाँ पे, हुतूस मेजोरिटी में थे, तुत्सी इसको मारा जा रहा था, ठीक है। इराक कुवैत की यहाँ पे वॉर देखने को मिलती है, ठीक है, गल्फ वॉर का पार्ट था, 1990 टू 91 है, ये देखने को मिलती है हमें, ठीक है। सार्स का जिक्र देखने को मिलता है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से बोला जाता है, जिसमें एड्स, इबोला, हेंटावायरस, ये सब 90s के अंदर अफ्रीका के अंदर देखने को मिलते हैं। मैड काउ डिसीज देखने को मिलती है कैटल्स के अंदर, इसका कोई क्योर ही नहीं था, बहुत ज़्यादा फैटल थी, जो इसको हुई वो मर गया। वहाँ पे बीएससी का जिक्र देखने को मिलता है, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंड एनसेफेलोपैथी इसको बोला जाता है, ठीक है। इन सब का हम जिक्र करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, उन सब चीज़ों को देखेंगे हम यहाँ पर, ओके। तो ग्लोबल सिक्योरिटी का जो आइडिया है 90s के अंदर आया था, निकल के मर्ज हुआ था, जिसमें हम ग्लोबल नेचर थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म की बात कर रहे हैं, हेल्थ एपिडेमिक्स की बात कर रहे हैं, पेंडेमिक्स की बात करते हैं, लाइक एड्स, अभी रिसेंटली हमने कोविड फेस किया था, अभी देखने को मिल रहा है मंकी पॉक्स देखने को मिल रहा है, बर्ड फ्लू, ये सब यहाँ पर आ रहे हैं। इनसे कोई भी कंट्री, एक तरीके से एक कंट्री की दिक्कत नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो दैट्स वाई ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। टेररिज्म एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया के लिए समस्या है वो चीज़ वहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट की। उससे पहले थोड़ा सा मैंने आपको जैसे बताया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है। 1.5 to 2 मीटर वुड फ्लड टू 20% ऑफ बांग्लादेश। अगर इतना बढ़ता है तो 20% बांग्लादेश डूब जाएगा बाढ़ में, ठीक है। मालदीव उसको डुबो देगा, आधे से ज़्यादा गायब भी कर देगा। नियरली हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द थाईलैंड की आधी आबादी खत्म हो जाएगी अगर इतना सी लेवल बढ़ता है तो, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग ये न्यू थ्रेट है। अभी न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स की बात करते हैं हम, तो इसमें टेररिज्म का जिक्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसको बोला जाता है टारगेटेड किलिंग्स होती है एक तरीके की, टारगेटेड पॉलिटिकल सिविल, इसमें वायलेंस हो देखने को मिलता है हमें, ठीक है। जिसके अंदर टेररिस्ट क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और उसका मेन मकसद क्या होता है, आतंक फैलाना, टेरर फैलाना उस देश के सिटीजन्स के बीच में, ठीक है। तो दैट्स उसको टेररिज्म बोला जाता है, आतंकवाद, ओके। एंड इसमें अभी एक कार्टून जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेन इंफॉर्मेशन दिख रही है कि 311 मैड्रिड, लंदन, मुंबई 711, ये डेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर ट्रैक देखने को मिल रहा है, स्टेटस अराइव्ड, एंड ये क्या दिख रहा है यहाँ पे कि बॉम्ब प्लांट करे जा रहे हैं, मासेस में वहाँ पे अटैक किया जा रहा है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब नेक्स्ट की बात हो रही है कि नेक्स्ट कौन सा होगा, ओके। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया है, पॉपुलेटेड एरियाज है, जितने ज़्यादा लोगों को एक साथ टारगेट किया जा सके उतना बढ़िया है, टेररिस्ट के पर्सपेक्टिव से वो माइंड सेट है। ऐसे लोग सच में टर्माइट्स हैं, देश के लिए, दुनिया के लिए खोखला करते हैं अंदर से। ये ब्रेन वॉश, ब्रेन डेड पीपल, जो जिनको कुछ नहीं समझ है, उनको बरगला के, एंड एक्सट्रीमिस्ट जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो इस आइडियोलॉजी का सहारा लेके टेररिज्म को
यूज़ करके आतंक फैला रहे हैं दुनिया में, इनोसेंट्स लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है। एंड इससे कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी देश यहाँ पर जो ये इसको स्पॉन्सर करते हैं वो खुद देश इसको झेल रहे हैं आज की डेट में, टेररिज्म को, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरीके के मिडिल ईस्ट के अंदर, अरबिक कंट्रीज़ के अंदर ये देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बात ये सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, बिल्डिंग्स को टारगेट किया जाता है, जैसे कहता है प्लेन हाईजैक, ठीक है, ट्रेन्स में बॉम्ब प्लांट कर देना, कैफेज में बॉम्ब प्लांट कर देना, और एक तरीके का क्या कहते हैं सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स, ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं। ये 11 सितंबर 2001 को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है इस पर अटैक किया गया। टोटल अमेरिका की 4 सिटीज़ को टारगेट किया जाना था, वहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट लोकेशंस को, तो 3 तो हिट कर दी थी, एंड एक जो नहीं कर पाए थे वो वहाँ पे एक प्लेन था वो क्रैश करवाया गया एक खेत में, तो वो चीज़ था वहाँ पे। ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पे बात हो रही है। ह्यूमन राइट्स हैव कम टू बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, तो 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे बात हो रही है। द फर्स्ट टाइप इज पॉलिटिकल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली। द सेकंड टाइप इज इकोनॉमिक, ठीक है, एंड सोशल राइट्स। यहाँ पे बात इनकी हो रही है कि इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स। इकोनॉमिक राइट कैसे कि काम करने का अधिकार, कि आपको काम करने का अधिकार। सोशल राइट का मतलब कि इक्वालिटी हो पूरी सोसाइटी के बीच में। पॉलिटिकल राइट जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वोट डालने का अधिकार, ये सारे यहाँ पर आ गया। एंड द थर्ड टाइप इज द राइट ऑफ कॉलोनाइज पीपल और एथनिक एंड इंडिजीनियस माइनॉरिटीज़। अब जो उस जगह के रहने वाले लोकल लोग हैं, वहाँ के रहने वाले बाशिंदे जिनकी बात करें हम, उनकी यहाँ पे बात हो रही है, उनके राइट्स की बात हो रही है, इंडिजीनियस पीपल के, ठीक है। जैसे इंडिया के जो ट्राइबल एरियाज है वो यहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं, यहाँ के खुद के रहने वाले लोग हैं काफ़ी लंबे टाइम से, ओके। जैसे अमेरिका के अंदर इंडिजीनियस लोग थे वहाँ के, रेड इंडियंस जिन्हें बोला जाता था, वो ट्राइब्स थे वहाँ के, उनके राइट्स की बात। ओवर द टाइम उनके रिसोर्सेज को कैप्चर किया गया, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, वो ख़त्म हो गए। आज के डेट में बहुत कम इंडिजिनस लोगों की पॉपुलेशन बची हुई है, माइनॉरिटीज़ बन गई हैं वो अपने ही देश के अंदर, ठीक है। उनके राइट्स की बात, उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी किस तरीके से दिखाया है, एक होमलेस पर्सन को दिखाया है, इसको लोग ऐसे इसके साइड से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, इट डजंट एग्जिस्ट, ओके। तो ये यहाँ पर क्या है कि लैक ऑफ एम्पथी, ठीक है। सिंपथी एक अलग चीज़ है, एम्पथी अलग चीज़ है। तो कोशिश हमें यही करनी है, हमारी जो एजुकेशन है उसका गोल यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर एम्पैथी हो। तो ऐसे इग्नोर करके ना चले, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करनी चाहिए, यहाँ पे वो बात आ रही है निकल के, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। तो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई 1948 में यूएन ने कहा, उसमें बात की जाती है कि जो लोग हैं पूरी दुनिया के हैं उनके भी राइट्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के लिए, तो एक इंसानियत के नाते, जो एक इंसान होने के नाते आपको अधिकार मिलने चाहिए, वो ह्यूमन राइट्स है, यहाँ पे उनकी बात होती है। एंड देन सिंस 1990s डेवलपमेंट सच एज इराक इन्वेशन ऑफ कुवैत, जिसकी हम बात कर चुके हैं, जेनोसाइड रवांडा के अंदर जो हुआ उसकी बात कर चुके हैं हम, ठीक है। पीपल इस तैमूर हैव लेड टू अ डिबेट ऑन वेदर और नॉट द यूएन शुड इंटरवेन टू स्टॉप ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। तो यहाँ पर ये बात हो रही है यूएन की, एंड यूएन को हमने काफ़ी कंट्रोवर्शियल यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना सब मैसेकर हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तब यूएन कहाँ पे अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर रहा है। उसको तो काम था ना वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना, वो वहाँ पर कहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि यूएन कई बार टाइमली एक्ट नहीं कर पाता है। कई बार उसने करा है अच्छा काम, बट ज़्यादा टाइम पर यूएन उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता उन इश्यूज़ के अंदर। तो ये यहाँ पे बात हो रही है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी एक थ्रेट है, ठीक है, एक ट्रेडिशनल थ्रेट नहीं है, एक नया किस्म का थ्रेट हमारे सामने आया है। तो ग्लोबल पॉवर्टी, गरीबी की बात हो रही है। आज 21st सेंचुरी के अंदर आप अपने ही देश को हम देखते हैं, हम बाहर निकलते हैं, हमें क्या दिखता है, बहुत कई सारी जगहों पर ऐसे लोग हैं ना जिनके पास घर नहीं है, सड़क के किनारे रह रहे हैं। उन लोगों की भी यहाँ पे ज़रूरत है, नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे डाटा दिया गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा दर की यहाँ पे बात हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट की बात हो रही है, ठीक है, शिशु मृत्यु दर की बात हो रही है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं उनके बारे में तो है, सब साधारण कंट्रीज 40 ईयर्स, ये मतलब 40 साल वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है साधारण कंट्रीज़ के अंदर, जो सारा डेजर्ट का एरिया है। नियरली ऑल सोसाइटीज़ विद एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अबव 70 ईयर्स है, पर्सनल इनकम अबव $1000। तो क्या दिखा रहा है, जिन देशों में 70+ की एज जो जी रहे हैं लोग, वो $1000 के अराउंड अर्न कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट शो कर रहा है, लिंक शो कर रहा है, क्योंकि वो लोग हैं ना रिसोर्सेज अफोर्ड कर पा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, जो पॉवर्टी की वहाँ पे बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है, वो रिसोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके वहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। लोग ज़्यादा
लंबे टाइम तक जी नहीं पा रहे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ वो वहाँ पर नहीं अवेल हो रही है उनको, ठीक है, वो वहाँ पे चीज़ आ रही है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बेटर हेल्थ केयर देखेंगे ना, तो वो चीज़ है यहाँ पर। अभी यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, स्वीडन एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है, 1000 के अंदर सिर्फ 3 बच्चे वहाँ पे उनकी जान जाती है। डेवलप्ड कंट्रीज़ का क्या है कि 100 के अंदर एक बच्चा, ओनली 1%। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर के 7 में से एक, और अफ्रीका के अंदर 5 में से एक। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है इतना लैक कर रहे हैं वहाँ पे, पॉवर्टी, ठीक है, एक सोशल ईविल है एक तरीके का सोसाइटी के लिए, ठीक है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आप फाइनेंशियली तो भुगतते हैं, उसके साथ में आप यहाँ पे इमोशनली पॉलिटिकली भी एक्सप्लॉइट होते हैं। ओके, तो ये आ रहा है यहाँ पे। पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स इन जस्ट 6 कंट्रीज, यहाँ पे बात हो रही है हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स इन जस्ट 6 कंट्रीज। पूरी दुनिया की जो आबादी है उसका 50% इन 6 कंट्रीज में देखने को मिल रहा है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया, ठीक है। एंड ये वो कंट्रीज हैं में से गरीब, ज़्यादातर गरीब वहाँ पे गरीबी है लोगों के अंदर, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि 50 साल में ये ट्रिपल हो जाएगी इनकी पॉपुलेशन 50 ईयर्स के अंदर। देन सिनेरियो और ज़्यादा बुरे होंगे, रिसोर्सेज को लेके मारा मारी होगी, ठीक है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है बट रिसोर्सेज तो वहीं के कांस्टेंट चल रहे हैं, बट जो पॉपुलेशन का ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। देन वो जो गरीब और अमीर की खाई है वो बढ़ती जा रही है। ये आ रहा है ना यहाँ पर, ग्रोथ में रिच स्टेट और रिच सोशल ग्रुप्स गेट रिचर वेयर लो इनकम्स एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेनफोर्स ईच अदर टू मेक पुअर स्टेट्स एंड पुअर ग्रुप्स गेट पुअरर। तो गरीब ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, अमीर ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, यहाँ पर वो बात आ रही है। जब हम आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की बात हम करें, यहाँ पे कैपिटलिज्म की बात करें, तो कैपिटलिज्म क्या है, प्रॉफिट के लिए काम हो रहा है। एंड जिसके पास रिसोर्सेज है वो बेटर रिसोर्सेज पा सकता है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके, बट वहीं पे फिर गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर स्कीम्स आती हैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो इंडिया है हमारे यहाँ पर, हमने एक जो हमारा सिस्टम है वहाँ पे सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जिसके अंदर सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिसमें हम पॉवर्टी को टैकल करना चाह रहे हैं, पॉवर्टी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, गरीबी को रोकना चाह रहे हैं हमारे पे। एंड आपको सेकंड बुक के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक गरीबी हटाओ का नारा आया था 1971 में, जिस नारे के साथ इंदिरा गांधी सत्ता में आती है। तो उसकी बात हम उस चैप्टर में करेंगे, उस चैप्टर में करेंगे। तो हम बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे माइग्रेशन का भी, यहाँ पे बात निकल के आ रही है, ठीक है। एक होते हैं डिस्प्लेस लोग और एक होते हैं रेफ्यूजीज, ठीक है। इसकी माइग्रेशन की हम बात करेंगे। जैसे माइग्रेशन का मैं आप लोगों को बता दूं, एक कि जैसे बिहार के अंदर से माइग्रेशन देखने को मिलता है हमें, कैसे देखने को मिलता है, यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, जॉब के लिए सिटीज़ में आते हैं, दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, मुंबई के अंदर लोग जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, बिहार से, यूपी से, वो एक माइग्रेशन देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। कारण क्या है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया गया बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वो माइग्रेशन की यहाँ पे बात हो रही है। अफ्रीका के अंदर जहाँ पर मतलब रिसोर्स रिच कोई कंट्री है वहाँ पर लोग जा रहे हैं, ओके। एंड एक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक रेफ्यूजी टर्म यूज़ होती है और एक वो लोग होते हैं जिनको वहाँ से हटा दिया जाता है, डिस्प्लेस्ड पर्सनस, ठीक है। डिस्प्लेस्ड एंड रेफ्यूजी, इनके बीच एक फाइन डिफरेंस है। डिस्प्लेस्ड वो है जिनको जिनकी जगह से हटा दिया गया है बाय फोर्स या कैसे भी, एंड रेफ्यूजी वो है जो अपनी मर्जी से या हालातों की वजह से अपनी मर्जी से वहाँ से उस देश से निकलते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उनके राइट्स के लिए बात करता है। तो यूएन ने एक हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ बनाया है, ठीक है, UNHRC, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़, उसकी वहाँ पे बात होती है, यूएन ने उसको बनाया है। तो वो बात भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रेफ्यूजीज़ आ रहा है ना, रेफ्यूजीज इन द वर्ल्ड 2017 के जो डाटा है उसमें देखने को मिलता है, वेयर द वर्ल्ड्स डिस्प्लेस्ड पीपल आर बीइंग होस्टेड। अमेरिका के अंदर 16%, यूरोप के अंदर 17%, मिडिल ईस्ट के अंदर 26%, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका 30%, एशिया एंड पैसिफिक 11%। तो डिस्प्लेस एंड रेफ्यूजी के बीच में डिफरेंस है। डिस्प्लेस वो लोग हैं जिनको उनकी जगह से हटा दिया गया है, ठीक है, बाय फोर्स या कैसे भी उन्हें हटा दिया गया है। रेफ्यूजीज वो है जो किसी परेशानी की वजह से, मजबूरी की वजह से अपना देश छोड़ के जाना पड़ा उन्हें, ओके। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चैप्टर में आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं ये जो प्रॉब्लम है इंडिया का, यहाँ पे जिक्र मैं करना बोलूँगा आप लोगों को, फिर ये हेल्थ एपिडेमिक्स, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। मैं इंडिया का आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ थोड़ा सा, आपको अगर देखने को मिले तो, नहीं है यहाँ पे, वैसे होगा मेंशन कर रखा होगा, मैं वैसे बता देता हूँ। जो बांग्लादेश के अंदर काफ़ी मतलब एक तरीके का काफ़ी अनरेस्ट था जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश नहीं था। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था उसके एट्रोसिटीज से तंग आके ईस्ट पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आ गए थे, ठीक है। एंड जिसकी वजह से, अब एक बात बताओ, हमारे पास 10 लोग हैं, हमारे पास 10 लोगों को खिलाने के लिए अच्छे से हमारे पास रिसोर्सेज हैं,
बट बाहर से किसी और कंट्री से 5 लोग एक्स्ट्रा आ गए, बट रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना हमारे पास, तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ा, उसको हमने इशू को रेज करा वहाँ पर, ठीक है। फिर उसको लेके क्या है कि हमने वहाँ पर इशू को रेज करा यूएन के अंदर, तो इंडिया के ऊपर वहाँ पर पाकिस्तान कहता है कि फॉल्स एलिगेशंस लगाता है कि ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान को बदनाम करने का, बट हकीकत थी कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा था पूरे तरीके से, अपनी लैंग्वेज उन पे थोप दी थी, वहाँ पे उनके प्रोटेस्ट को सप्रेस किया जा रहा था, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो इंडिया के अंदर आते हैं तो एक बर्डन आता है उसके साथ इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, एंड हमारा एक तरीका स्ट्रक्चर पूरा वहाँ पर हिल जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो वो एक वहाँ पे रेफ्यूजी प्रॉब्लम इंडिया ने वहाँ पे फेस करी, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है रेफ्यूजी प्रॉब्लम का। यानी कश्मीरी पंडित का एक इशू है यहाँ पर, कश्मीर के अंदर हमें एक्सोडस देखने को मिलता है कश्मीरी पंडित का, ठीक है, कश्मीरी पंडित का यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया गया, हाँ, अपने ही जगह से उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया वहाँ पर मिलिटेंट्स के द्वारा, तो कश्मीर वैली उन्हें छोड़नी पड़ी 80s के अंदर दौरान, ठीक है, बाय फोर्स छोड़ना पड़ा ना उन्हें। एंड वहाँ पे क्या रेफ्यूजी आए, वो अपने हालात से तंग होके वो खुद वहाँ से निकले, एंड वहाँ पे उन्हें मजबूर करके निकाला गया। तो ये डिफरेंस है डिस्प्लेस एंड रेफ्यूजी के बीच में। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हेल्थ एपिडेमिक्स की बात करते हैं यहाँ पर, कि HIV एड्स का जिक्र देखने को मिल रहा है हमें, बर्ड फ्लू का देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का जिक्र देखने को मिल रहा है। इसके बारे में चैप्टर के अंदर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी हाल फिलहाल में कोविड-19 देखने को मिला हमें, मंकी पॉक्स चल रहा है, ये सब क्या है कि इससे ये एक नए तरीके का थ्रेट है सिक्योरिटी के सामने। इससे क्या है कि कोई ये कंट्री फेस नहीं कर रही है उसको, पूरा ग्लोब वहाँ पे इसको फेस कर रहा है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी को लेके थ्रेट है हेल्थ एपिडेमिक्स, तो इनको टैकल करने के लिए ज़रूरत है वहाँ पर हमें, ठीक है, कि यहाँ पे जो ये नई नई डिसीज़ आ रही है, वायरसेस हैं, इन्फेक्शंस है, इनको कंट्रोल किया जाए, अच्छे से एलिमिनेट किया जा सके इन्हें, ठीक है। तो यूएन का WHO इसके लिए काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इबोला वायरस है, अफ्रीका के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई उसने, ठीक है, इबोला, कोरोना, हंटा वायरस, ये सब। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि नए थ्रेट्स को दिखा रहा है, एंड ये दिखा रहा है कि जो रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं वो तो इनसे निपट पाती है समहाउ, अपने उनके पास है वहाँ पर रिसोर्सेस है उसको टैकल करने के लिए, बट वो कंट्रीज़ जो गरीब कंट्री है, जिनके पास अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, वो वहाँ पे कोलैप्स कर जाती है इनके सामने। काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में बच्चे मारे जाते हैं, ठीक है, पूरा वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है उनका सोशल स्ट्रक्चर, बोलें आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स को शो करता है। ये कार्टून दिखाया गया है कि ये हमारी अर्थ है, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, एक तरफ नेचुरल डिजास्टर्स है, दूसरी तरफ टेररिज्म है, तो ये प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके बीच में जो दुनिया है वो अपने आप को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रही है इस रस्सी पर। दोनों तरफ एक प्रॉब्लम्स, एक तरफ नेचुरल डिजास्टर परेशान कर रही है, दूसरा टेररिज्म परेशान कर रहा है, एंड इस बीच अपने आप को खुद को बैलेंस करके चलने की बात हो रही है कि कैसे इन प्रॉब्लम्स के बीच में खुद को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें ये तुत्सी लोगों का नरसंहार का जिक्र यहाँ पे मिल रहा है, तुत्सी जो वहाँ पे हुतूज ने किया वहाँ पर, तो वो 1994 के अंदर रवांडा के अंदर, ये मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, ठीक है, ये टेररिज्म, वॉर, ये आपको ये जो सर है ना, ये ग्लोब दिख रहा है यहाँ पे, ये अमेरिकाज दिख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया छिपा हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को। तो ये वर्ल्ड ब्लाइंडनेस की यहाँ पे बात हो रही है। एक तरफ एक उंगली से आंख फोड़ दिया वॉर ने, दूसरा टेररिज्म ने, तो दुनिया अंधी हो गई है, एंड अंधी दुनिया हो गई है तो क्या हो रहा है वहाँ पर, एक सिनेरियो क्रिएट हो गया है, डर का माहौल है, मिलिट्री अलायंसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात करें कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, अब ये टॉपिक है, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम। ओके, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, वी कैन सी दैट डीलिंग विद मैनी ऑफ दीज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स और टू सिक्योरिटी रिक्वायर कोऑपरेशन रादर देन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, ठीक है। ये नहीं है कि हम लड़ाई करनी है या हमें मिलिट्री अलायंस बना के लड़ना है, यहाँ पर बात हो रही है कि एक दूसरे के साथ हम बैठ के बातचीत करके डिप्लोमेटिक टाइज वहाँ पे डाल के, या कोई प्रॉब्लम सामने आई है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के सामने, तो साथ में मिलकर बात करें, वहाँ पे कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, देन इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं ये, टेररिज्म, वॉर, ये सब, ठीक है। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पूरी सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो गई थी। कोविड-19, चाइना वर्ल्ड का एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब था, चाइना के अंदर ठप पड़ गया, देन क्या है कि शॉर्टेज हो गई काफ़ी सारी चीज़ों की, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, टेररिज्म, पूरी दुनिया अफेक्टेड है इससे। तो यहाँ पे क्या है कि हमें अपना जो है मिलिट्री अलायंस, सी फोर्स वगैरह, इसको साइड रख के इन सबको टैकल करने के लिए वर्ल्ड ऑर्डर को एक साथ आने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पे बात हो रही है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की इसके लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पे बात हो रही है कि हम बायलैटरल वहाँ पे एक दूसरे के साथ बैठ बैठ के बात करें, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल बातें हों, इंटर रीजनल बातें हों, ग्लोबल लेवल पे बातें हों, फोरम इस्टेब्लिश किए जाए। यूएन जिसका बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि इंटरनेशनल फोरम है जिस पे हम ये इश्यूज़ को रेज कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स को लेकर बात कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कि कोई ग्लोबल एपिडेमिक आया, पेंडेमिक आया, उसको लेके वहाँ पे पॉलिसी फ्रेम की जा सकती है, जो हुई भी। ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है चैप्टर के अंदर। एंड यहाँ पे जिक्र देखने को मिल रहा है कि कुछ बिजनेस एंड को ग्रेट पर्सन मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, इनका यहाँ पे जिक्र देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने काफ़ी मतलब अच्छा काम किया है। नेल्सन मंडेला ने अपने वहाँ पे वाइट एंड ब्लैक्स को लेके जो चल रहा था, अपार्थाइड की पॉलिसी चल रही थी साउथ अफ्रीका के अंदर, उसे ख़त्म करा। मदर टेरेसा ने इंडिया के अंदर आके बहुत अच्छा काम करा, मेडिकल बोल सकते हैं आप, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, ठीक है, सेवा करके जो मरीज थे उन लोगों की। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स एज लास्ट रिजॉर्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के अंदर ये जो मिलिट्री यूज है ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। इससे बेटर ये होगा कि सब बैठ के बात करें एंड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें वहाँ पर। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के अंदर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए। अब जो पॉलिसीज़ होती है ना एक देश के लिए, वो उसके नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने थ्रेट्स हैं। सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना एंड पाकिस्तान। बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारे उन लोगों के साथ में। इंडो पाक वॉर हो चुकी है 1947-48, 1965, 1971 एंड 1999। वहीं पर इंडो चाइना वॉर 1962 देखने को मिली है, ओके। ये सब चीज़ें, ये सिनेरियो यहाँ पे मेंशन कर रखा है आप लोगों का। तो ये क्या दिखा रहा है, ठीक है। एंड ये जो दोनों कंट्री है न्यूक्लियर पावर है। तो यहाँ पे पावर ऑफ बैलेंस कैसे कर रहे हैं हम वहाँ पर, कि हम भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। हमने जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया था, 18 मई 1974, पोखरण के अंदर, राजस्थान के अंदर, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। ये रहा यहाँ पर 1974, यहाँ पे बात हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान भी वहाँ पे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर चुका था। चाइना ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था, तो थ्रेट था हमारे लिए। एंड जो नेहरू की पॉलिसी थी, पंचशील की पॉलिसी, वहाँ पे जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे एंड फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी आप बोल सकते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री पंडित नेहरू के पास थी, वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं चाइना के इंटेंशंस को समझने में। एंड काफ़ी बड़ा सेटबैक था वो हमारे लिए, जब चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है, क्योंकि हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम पर, ओके। ये आपको यहाँ पे समझना होगा। फिर उसके बाद वहाँ पर क्या है कि अपने जो हमारे राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि ये क्या है, प्रोपेगेंडा चला के हमें घेरने की कोशिश करते हैं नेशनल फोरम के अंदर, यूएन के अंदर। जैसे ये पाकिस्तान कोशिश करता है, चाइना कोशिश करता है, बांग्लादेश कई बार जैसे चाइना की लैंग्वेज बोलने लगता है, जैसे खालिद जिया की गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई है, देन वो प्रो चाइना हो जाती है, वहाँ पर चाइना कार्ड खेलता है, नेपाल भी खेलता है। तो ये क्या है कि इंडिया को घेरने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, प्रोपेगेंडा चलाकर एक विलन दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इनको टैकल करना, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को बना के रखना कि इन जो ग्लोबल जो ये फोरम्स हैं, यहाँ पर इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बात की जाए, ऐसी पॉलिसीज़ बने कि इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इंडिया फ़ायदा ले उन चीज़ों का। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा पार्ट ये है, ओके। तो इसके बारे में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक स्पेसिफिक हमारा चैप्टर है, उसके बारे में बात करेंगे, बट आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से फ्रेम होनी चाहिए। तो बात करें हम इंडिया की सिक्योरिटी की पॉलिसी की, तो उसमें भी ये चीज़ें आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो अपनी आर्मी को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की नीड है, क्योंकि हमारे पड़ोस में क्या है, चाइना है, पाकिस्तान है। तो ये कोशिश करते हैं कि इंडिया स्टेबल ना रहे, प्रॉब्लम रहे। ये वहाँ पे इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान में मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, कश्मीर के अंदर मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, खालिस्तान सपोर्टर्स को सपोर्ट करता है पाकिस्तान। तो ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम, तो इनको टैकल करने की जरूरत है हमें। यहाँ पे एक टर्म देखने को मिल रही है, नीयू। तो ये क्या है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बन रहा है। वो क्या है, जिसमें इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ओके। उसका यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है। अभी क्या है कि शिफ्ट हो रहा है पूरा। हम बात करें वहाँ पर, जैसे पहले रहता था कि पूरी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो यूएसए के अराउंड घूम रही थी, यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर। फिर धीरे धीरे, पहले बाईपोलर वर्ल्ड था, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड, अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जिसमें चाइना, इंडिया, ठीक है, ब्रिक्स नेशन जिसमें रशिया हमारा, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये एक तरीके एमर्जिंग पावर्स हैं, इनके इनके तरफ शिफ्ट हो रहा है अभी थोड़ा सा। तो वो सब यहाँ पे एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की बात हो रही है वहाँ पर, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है।
इंडिया के सामने चैलेंज एक है कि अपनी इकोनॉमी को भी डेवलप करना है हमें वहाँ पर, कि हम पिछड़ ना जाएं इनसे। एंड वहीं पे हमें क्या है कि अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको भी बचा के रखना है, अपने डेवलपमेंट को भी मेक श्योर करना है कि चलता रहे, हम कहीं पे पीछे ना रहे, ना टेक्नोलॉजी में ना मिलिट्री में, वो सारी चीज़ें। एंड अपने यहाँ पर हमारे खुद के इंटरनल थ्रेट्स हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पर, उनको टैकल करना। जैसे यहाँ पे मिलिटेंट्स ग्रुप है, नक्सलाइट्स का प्रॉब्लम है, नागालैंड मिजोरम के अंदर देखने को मिलते हैं हमें, यहाँ पे मणिपुर के अंदर हाल फिलहाल में हमें देखने को मिला है, वहाँ पे ट्राइब्स आपस में लड़ पड़ा, तो वो अनरेस्ट है ना वहाँ पर। कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहा, ज़्यादा टाइम पे प्रेसिडेंशियल रूल देखने को मिला हमें कश्मीर के अंदर ही नहीं, इंसर्जेंसीज के चलते हुए। तो वो सारी चीज़ें हैं। पंजाब हमारा 90s में जाकर स्टेबल हो पाया था जब प्रॉब्लम शुरू हुई वहाँ पर। यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल का जिक्र मिल रहा है जो 1997 में हुआ था। यहाँ पे एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, तो सारा यहाँ पर आ रहा है। एंड इंडिया की जो सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें तो उसमें हम बोल चुके हैं, पहले तो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग अपनी करना, दूसरा अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना इन यू इंटरनेशनल फोरम्स के ज़रिए, तीसरा है अपने यहाँ पर जो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है उसको, अपने इंटरनल सिक्योरिटी जो चैलेंजेस है उनको ओवरकम करना, पीस इस्टेब्लिश करना, ये प्रायोरिटी है इंडिया की। तो ये चैप्टर था, आई होप आपको समझ आया होगा। ये कार्टून है, ये काफ़ी फेमस कार्टून है, यहाँ पे वॉर दिखाया जा रहा है, लड़ाई। ये क्या है, ये बड़ा मतलब पिग है, फीमेल पिग है, उसके पिगलेट्स है, उसके बच्चे हैं, तो वॉर है, और उसके जो वॉर से पैदा हुए 3 बच्चे, टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, ठीक है। तो काफ़ी गहरा मैसेज है इसका। ओके, तो मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा इसमें मैं सारे कार्टून वगैरह डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ अच्छे से, एंड जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे।